अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। प्रोग्राम हम लेके आए हैं डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फोरम से और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं डायबिटीज़ पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे। डायबिटीज़ का प्रोग्राम हम हर जुमेरात को 3 बजे और फिर उसको नशर मुकर्रर के तौर पे 5 बजे आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अमूमी तौर पर मेरे साथ डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर इम्तियाज़ हसन होते हैं। आजकल डॉक्टर इम्तियाज़ हसन बैरून मुल्क दौरे पे गए हुए हैं। आप लोगों के लिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डायबिटीज़ के मैदान में हासिल करके अपने मरीज़ों की खिदमत करने के लिए मुख्तलिफ सेमिनार और सिम्पोजियम जो होते हैं वहाँ पे अमेरिका से और यूरोप से अटेंड करके फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में हमारे पास कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट्स और भी ऐसे मौजूद हैं जो काम करते हैं और सब अपने अपने शोबे में महारत रखते हैं। और हमारे पास आज जो कंसल्टेंट मौजूद हैं माशाल्लाह इन्होंने FCPS किया हुआ है और पहले भी रमज़ान से पहले आपसे मुलाकात हो चुकी है। हमारे पेशेंट्स में बहुत पॉपुलर हैं, वेरी कॉम्पिटेंट और वेरी फ्रेंडली। और आजकल का जो दौर है उसमें ना सिर्फ अपने चैम्बर अपने क्लिनिक में कंसल्टेशन में काफ़ी देखभाल के पूरा टाइम लगा के अपने डायबिटिक पेशेंट्स को बेहतरीन इलाज की तरफ लेके जाते हैं, बल्कि जब वो चले जाते हैं तब भी व्हाट्सएप पे उनसे रब्ता रखते हैं। मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ डॉक्टर नवीद शहजाद से। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सर। और आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नवीद शहजाद, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, इन्होंने फ़ेलोशिप की और अपनी फ़ेलोशिप करने के बाद डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में बतौर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, अमूमी तौर पे हम प्रोग्राम डायबिटीज़ के इर्द गिर्द करते हैं, मगर आज का जो टॉपिक है उसका ताल्लुक़ न सिर्फ ख़वातीन से है बल्कि इस चीज़ से है कि हमल के दौरान, जिसको हमारी इंग्लिश में जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, यानी हमल के दौरान सामने आने वाली शुगर। ये बताइएगा कि हमल का और ख़वातीन इसका ज़ियाबीतस से क्या मेल जोल है, ये क्या ताल्लुक़ है? जो हमल है, ये प्रेगनेंसी जिसे हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं, उसके दौरान बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनकी शुगर ज़्यादा होने का अंदेशा होता है या हो जाता है। इसकी जो आम वजूहात तो ये हैं कि इसमें कुछ ऐसे अवामिल होते हैं जो कि प्रेगनेंसी से पहले भी चल रहे होते हैं और प्रेगनेंसी उसको ज़्यादा कर देती है। अच्छा। जिसम में ऐसी कुछ रदूबतें पैदा होती हैं जो प्रेगनेंसी को कायम रखने के लिए भी ज़रूरी है, मेंटेन करने के लिए भी, लेकिन ये है कि वो जिस्म में हमारी अपनी इंसुलिन जो एक हार्मोन है जो कि शुगर के लेवल को कम रखता है जी, उसको काम करने से रोक देती है। अच्छा, मुदाफ़ियत। हाँ, मतलब रेजिस्टेंस जिसे हम कह सकते हैं कि वो पैदा कर देती है जी, क्योंकि प्रेगनेंसी में बॉडी स्ट्रेस स्टेट में होती है। अच्छा। तो इसकी वजह से भी बहुत सी ऐसी 1-2 रतूबतें हैं जिन्हें हम मुख्तलिफ मतलब आम हमारी जो मेडिकल लैंग्वेज है उसमें ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ये रतूबतें हैं, और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है। ठीक। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन है जो कि प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है हार्मोन। ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करके जी अगर फीमेल में ऐसी सूरत हाल पैदा करते हैं जिसमें अपनी इंसुलिन कम काम करना शुरू कर देती है, ठीक हो गया, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस अपनी मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं। अच्छा। तो ये करती है जिसकी वजह से ख़वातीन के अंदर हमल के दौरान शुगर होने का ज़्यादा अंदेशा होता है। अच्छा। और इसमें जो आम है, पहले लोग ये कहते होते थे कि वो औरतें उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ लेबल करेंगे जिनको सिर्फ हमल के दौरान जो है वो शुगर हो जाती है, सामने आ जाती है। लेकिन इसमें कुछ हम अपने प्रोग्राम के फॉर्मूल को इस तरह रखेंगे कि हम बताएंगे ये जो फोकस होगा हमारा अभी वाला वो उन ख़वातीन पे होगा जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो सकती है या जिन में रिस्क होता है ज़्यादा। वो कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको पहले से ही शुगर होती है और वो प्रेगनेंसी उनको प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, वो एक डिफरेंट एंटिटी है। ठीक है, वो एक डिफरेंट टोटल इससे मुख्तलिफ वो आप ये कह रहे हैं कि वो ऐसा है जैसे कि डायबिटिक लेडी
हु गॉट प्रेग्नेंट, वो बिल्कुल आपने ऐसे अलग ही, कर दिया। वो अलग कर दिया। इसमें वो फीमेल्स जिनको पहले से कोई डायबिटीज़ नहीं है, जिनको पहले से कोई किसी ने स्क्रीन भी नहीं किया या रिकग्नाइज नहीं किया, या पहले हो सकता है उनको चेक किया गया हो तो उनकी शुगर नॉर्मल आती हो, ठीक है, तो वो वाली फीमेल्स, उनको जब प्रेगनेंसी में शुगर होगी तो वो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहेंगे। जी। और ये वाली जो शुगर होगी वो पहले ट्राइमेस्टर में नहीं होगी, अच्छा, यानी कि जो पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं, सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है, उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहेंगे। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो, वो पहले, इसका मतलब कि उसको पहले से चलती ओवर आ रही है। डायबिटीज़ पीछे से आ रही है। जो एडीए है वो इस चीज़ पे, जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है वो इस चीज़ पे, और जो ऑब्स्ट्रेक्टिक एसोसिएशन है जो अमेरिका की गायनी की, वो कहते हैं कि जो सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में डायग्नोज हो डायबिटीज, जैसे यानी चौथा महीने से छठे महीने, हाँ जी, या 7वें से 9वें नवे महीने। महीने। तो इसलिए जो जिन लोगों इसमें वो फीमेल्स भी हो सकती हैं जिनको पहले रिस्क फैक्टर हैं या पहले रिस्क फैक्टर नहीं भी थे, दोनों हो सकती हैं, ठीक है। ठीक है। तो इसलिए, और दूसरा ये कि क्योंकि हमल एक पेचीदा अमल है और शुगर भी एक आम बीमारी नहीं है, इसमें पेचीदगी होती हैं, तो हमारे इस प्रोग्राम करने का मकसद लोगों में ये आगाही करना है कि ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि हमल के दौरान जो है वो शुगर को कैसे कंट्रोल करना है और इसकी अहमियत कितनी है, ना सिर्फ माँ के लिए, बच्चे के लिए, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद। तो क्योंकि फोकस जो होता है वो किसी भी चीज़ का इस तरह से होना चाहिए कि ना सिर्फ मरीज़ को बीमारी उस वक्त जिस हमल की कैफियत में है उस वक्त फ़ायदा हो, बल्कि बाद में भी फ़ायदा रहे, ठीक है। ठीक है। और उसको पता हो कि उसने किन किन चीज़ों से परहेज़ करना है, किन किन चीज़ों से बच के रहना है, ताकि उसकी, अगर उसको खुदा ना खासा अगर हमल के दौरान शुगर हो भी गई है तो बाद में वो उसे किस तरह बच सकती है। और क्योंकि औरतों में हमल जो है वो लोगों की ख्वाहिश होती है, क्योंकि बच्चे 2, 3 या 4 जितने भी हर आदमी की अपनी उस हिसाब हो, तो अगर एक प्रेगनेंसी में शुगर हो जाए तो फिर दूसरे में भी मैनेज करना कैसे है, अगर हो जाती है, या उसको बचा के कैसे रखना है। तो इसमें हमारा ये फोकस होगा कि हम लोगों को आगाही दें कि ये एक बड़ा अहम इशू है, इसकी तरफ ध्यान भी दें और प्रॉपर इसको मैनेज करें, क्योंकि बाद में इससे ना सिर्फ माँ की सेहत पे बुरे असरात होते हैं बल्कि बच्चे की सेहत पे भी बहुत होते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि एक खातून को, जैसे आपने बताया, हमल हुआ और सेकंड ट्राइमेस्टर, दूसरी सहमाही या तीसरी सहमाही में जाके ओवर्ट हो गई, सामने आ गई, नज़र आ गई शुगर है, तो अब जब इनको शुगर सामने आ जाएगी, हमल के दौरान आप डॉक्टर डायबिटोलॉजिस्ट जो हैं उसको कंट्रोल करेंगे, हमल ख़त्म हो गया, बच्चे की पैदाइश हो गई, ज़चगी हो गई, अब ये खातून फिर भी डायबिटिक रहेंगी या इनकी डायबिटीज़ जो है वो कहीं चोर की तरह छुप जाएगी और अगली प्रेगनेंसी में या किसी और स्ट्रेसफुल स्टेट में सामने आएगी? ये ऐसा हो सकता है। बाज़ फीमेल्स होती हैं उनको सिर्फ प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुई, शुगर हुई, उसके बाद वो ठीक हो गई। ये डिपेंड करता है कि उसकी अपनी जो है वो कौन कौन से उसको जो है रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो चीज़ें जो कि पीछे से चली आ रही हैं वो कितनी कंबाइन करती हैं और फिर वो आगे अपनी लाइफ को कैसे चलाती है। लेकिन जिसको एक दफ़ा प्रेगनेंसी में शुगर हो जाए, हमल के दौरान शुगर हो जाए, इन ख़वातीन को उनमें दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी में होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। और बाज़ जो स्टडीज़ हैं या जो डाटा पब्लिश हुआ है उसमें वो कहते हैं कि इवन जिन फीमेल्स को बार बार प्रेगनेंसी में शुगर हो तो वो आम तौर पे 45% से ज़्यादा फीमेल्स हैं उनको डायबिटीज़ हो सकती है। डॉक्टर साहब, हमल में जब डायबिटीज़ किसी खातून को हो जाती है तो आप लोगों को पता कैसे चलता है, तशख़ीस कैसे होती है? अच्छा, तशख़ीस के लिए इसमें ज़रूरी नहीं कि, क्योंकि वैसे भी हमल के दौरान वज़न बढ़ रहा होता है फीमेल में, बाद लोगों को जो है पानी भी जिस्म में जमा होना शुरू हो सकता है, ठीक है, और यूरिन भी बाज़ का ज़्यादा आता है क्योंकि यूट्रस का साइज़ बड़ा होता है तो वो ब्लैडर पे प्रेशर डालती है तो बार बार यूरिन भी आता होता है। तो इसमें हमने सबसे जो अहम चीज़ है वो देखनी है कि हमने किन लोगों को कब कब देखना है, ठीक अच्छा। है, यानी कि वो फीमेल्स जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं या वो फीमेल्स जिनमें ये शुगर के मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं, वो वाली कौन सी हैं, और जिनमें कम चांसेस है वो कौन सी हैं। आइडली तौर पे जब पेशेंट आपके पास आए प्री नेटल विजिट में, फीमेल जैसे गायनोकोलॉजिस्ट के पास आए, तो उसे चाहिए कि वो उसको स्क्रीन आउट कर ले वहीं पे, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हमारा आम तौर पे हम जो HbA1c हम जिसे स्टैंडर्डाइजेशन यूज़ करते हैं, जो हीमोग्लोबिन 3 से 6 महीने के लिए हमें बताता है कि शुगर कैसी है या कंट्रोल कैसा, हम
आमतौर पे उस पर डायग्नोसिस बनाते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी में इसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं रहती। हाँ, अगर आप फर्स्ट विजिट के ऊपर अगर पेशेंट का HbA1c कर लेते हैं, ठीक है, और अगर वो 6.5 से लेस आ जाता है जी, ठीक है, तो फिर आपने उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दोबारा से नहीं देखना, ठीक है, उसको स्क्रीन नहीं करना डायबिटीज़ के लिए। अगर वो 6.5 से ज़्यादा आ जाता है, यानी HbA1c को एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट यूज़ किया एज ए स्क्रीन आपने प्रीनेटल विजिट के ऊपर 6.5 अगर HbA1c आ जाता है या उसके इक्वलेंट आता है या ज़्यादा आता है, तो फिर तो फीमेल को डायबिटीज़ है। अच्छा, उसको होगी प्रेगनेंसी के 100%, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट ऑलमोस्ट, अच्छा, दे ऑल विल गेट डायबिटीज़। लेकिन वो फीमेल जिनका HbA1c कम आ जाता है, मतलब 4 आता है, 4.5 आता है, तो फिर उनको आपने सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके स्क्रीन करना है, दोबारा से करना है। अगर फर्स्ट में आगे वो तो आपको पता लग गया कि अब इसको डायबिटीज़ है। हाँ, वो फीमेल जिनका प्रेगनेंसी से पहले HbA1c हुआ हुआ है और वो 5.7 से ज़्यादा है या उसके बराबर है, तो वो फीमेल्स लाइकली टू गेट जेस्टेशनल डायबिटीज़ इन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर आल्सो। दोबारा कराएं फिर HbA1c सेकंड? फिर हम उसको स्क्रीन करेंगे, वो आगे हम बताएंगे कि कौन कौन से टेस्ट जो है वो हम इनमें कर सकते हैं और सिंपल मेथड क्या है और आगे कैसे करने का, ठीक है, उसको चलाने के लिए। अब ये है कि वो फीमेल जिनका वज़न ज़्यादा हो, ठीक है, ओबेसिटी हो जिनमें, हाँ जी, जैसे BMI अगर 30 से ज़्यादा है, उनमें शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। उनको हम BMI क्या? बॉडी मास इंडेक्स होता है, इसमें हम वज़न और हाइट को फार्मूले के तहत कैलकुलेट करते होते हैं। तो अगर ये नॉर्मल होता है 25 से कम, अच्छा, ठीक है, लेकिन जिन फीमेल्स का 30 से ज़्यादा हो, दे आर हाईली लाइकली कैंडिडेट, यानी कि वो उनमें आम लोगों से 4 या 5 गुना ज़्यादा शुगर होने के। डॉक्टर साहब इसको मोटापा भी कह सकते हैं? मोटापा आम थी। दूसरी चीज़ ये है कि वो फीमेल जिनकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है, यानी कि बहन भाइयों में शुगर है, वालदैन में से शुगर है, या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव कज़न्स हो गए, ठीक है, खाला होगी, फूफो होगी, या चाचू या मामू जिनको शुगर है, तो उन फीमेल्स के अंदर भी रिस्क ज़्यादा रहेगा। उनको हम कोशिश करें कि शुरू में ही स्क्रीन आउट कर लें, अच्छा, ताकि हमारे पास एक बेस लाइन हो कि हमने इसको आगे कैसे चलाना। अगर तो वो उस कैटेगरी में फॉल ना करें तो आप रूटीन स्क्रीनिंग करें। अगर उसका HbA1c शुरू से ही पहले विजिट के ऊपर ही ज़्यादा हो जाए, तो फिर तो आपने उसकी सीरियल मॉनिटरिंग करनी है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स की होती है। अगर वो नेगेटिव हो जाती है शुरू में, तो फिर आपने रूटीन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी कि दूसरी और तीसरी समाई के अंदर टेस्ट करना है। HbA1c नहीं, वो हम उसे कहते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। वो क्या होता है? ठीक है, वो ये होता है कि उसमें 2-3 मेथड है जिसे हम कर सकते हैं। एक वो मेथड होता है जिसे हम कहते हैं 2 स्टेप मेथड। 2 स्टेप, हाँ, 2 स्टेप्स की सूरत में करते हैं। एक वो होता है जो सिंगल स्टेप मेथड है, यानी कि एक ही तरह से कर लें जी। उसमें जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है, जो कि इंटरनेशनल इसके लिए रिकग्नाइज्ड है, वो कहती है कि आप 2 स्टेप करें, ठीक है। इवन 1 स्टेप इज़ ईजी, और हमारे कम्युनिटी में ज़्यादातर 1 स्टेप ही लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि 2 स्टेप थोड़ा बॉदरसम हो जाता है मरीज़ों के लिए। जो 2 स्टेप है उसमें हम ये करते हैं 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लाइकोड डी वगैरह मिलता है, अच्छा। हम 50 ग्राम उसको पानी में एक गिलास में डाल के पेशेंट को पिला देते हैं, ओके, ठीक है। उसमें ये होता है कि अगर पेशेंट की 1 घंटे बाद शुगर अगर 135 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट फास्टिंग में है, खाना उसने कब खाया हुआ है, इसके लिए उन्होंने कोई वो ग्लूकोज पीना ज़रूरी है, और उसके 1 घंटे बाद शुगर चेक करना है। कुछ जो है वो कहते हैं 135 है, इवन 143 तक भी रेंज जा सकती है, यानी कि अगर 135 मिलीग्राम 135 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 145 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर अगर 1 घंटे बाद शुगर आ जाती है इसके बराबर या इससे ज़्यादा, तो फिर उनको हम अगले स्टेप पे लेके जाएंगे। वो क्या? उसमें ये होगा कि हम पेशेंट को पहले 8-10 घंटे, जैसे ओवरनाइट फास्टिंग होती है, 8-10 घंटे उसको कुछ नहीं देंगे, फास्टिंग में हो, फिर उसको हम उस वक्त शुगर चेक करेंंगे। पानी तो पी सकते हैं? पानी पी सकता है, उस वक्त शुगर चेक करेंगे, फिर हम उसको 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इसी तरह पानी में डाल के पिला देंगे, तो स्लोली डॉक्टर साहब ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि पहले 135 से 45 तक वो हो गई 1 घंटे के बाद, उसके बाद आपने 8-10 घंटे उसको फाके से रखा? नहीं, फिर नेक्स्ट डे पे आप करें, बेहतर है कि उसी वक्त ना कर लें। अच्छा, नेक्स्ट डे पे वो फास्टिंग में हो जाएगी। फास्टिंग में आए, हाँ, 8 घंटे के फाके से आए, कुछ नहीं खाया हुआ, फिर आके क्या करेंगे? फिर आगे आपने उसको 100 ग्राम ग्लूकोज जो है वो मैयर कर, पहले 50 ग्राम पिलाई थी। हाँ, फर्स्ट डे पे जो फर्स्ट आपने स्क्रीन किया उसको, जब पहले स्टेप पे अगर वो ज़्यादा आ गई तो अब आप उसको 100 ग्राम पिलानी है। अच्छा, 135 से 145 तक आए, मतलब इट्स ओके? नहीं, ये ज़्यादा होगी। अगर 135 से कम आए
फिर आपने उसको जो है वो उधर ही रोक दें और उसकी सीरियल मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कुछ जो जैसे है अमेरिकन जो गायनोकोलॉजिकल एसोसिएशन है वो कहती है कि इवन 128 भी ज़्यादा है इसमें, लेकिन जो एडी है उससे भी कम आए। हाँ, उससे भी कम आनी चाहिए 1 घंटे बाद। डॉक्टर साहब, जो नॉन डायबिटिक होते हैं उनकी फास्टिंग शुगर कितनी होती है? नॉन डायबिटिक में जो अब रिकमेंडेशन है वो ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट लेस देन 100 होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, आप क्या तवक्को करते हैं, ये क्या आपका टारगेट होगा कि जो हमल में खातून हैं उनकी फास्टिंग शुगर आप क्या रखना चाहेंगे? अच्छा, हमल में इसी में जो टेस्ट हम करते हैं, इसी में जो फास्टिंग शुगर है हमल में, उसमें ये कि लेस देन 92, अगर 92 होगी, 92 हो गई तो उसको डायबिटीज़ है अगर फास्टिंग में। अच्छा, ठीक है, अगर इसके इक्वलेंट या उससे ज़्यादा हो जाए, 92 से ज़्यादा, हाँ 92 से ज़्यादा हो जाए तो ये इससे लेस टारगेट होता है हमारा। तो आपने फरमाया 92 से 128 तक, इस रेंज को क्या कहेंगे? जो 92 से 128 127 तक, वो उसको 1 स्टेप फार्मूले में 50 ग्राम वाले में वो नॉर्मल होगी, उसमें आगे उसको स्क्रीन आउट करने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई। ठीक है, अगर उसकी 128 आती है, 135 आती है, 143 आती है, 145 आ जाती है, तो अब इसका सेकंड मतलब स्टेप पे हाँ, जाना अब सेकंड स्टेप पे अगले दिन आ गए, अगले दिन सुबह आ उसको गए। फास्टिंग करा ली हमने, उसे कहा कि आपने खाली पेट आ जाना है और हम उसको फिर 100 ग्राम ग्लूकोज से लोड कर देंगे, मतलब लोडिंग होगी। लोडिंग डोज हो गया, ज़्यादा आपने उसके ऊपर वजन डाल दिया ग्लूकोज का। हाँ, अब हमने उसकी शुगर चेक करनी है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद और 3 घंटे बाद। ये क्या आएगा? ठीक है, उसमें हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ आम समझाने के लिए कह रहा हूँ। उसमें यह है कि अगर 1 घंटे बाद 180 से ज़्यादा है, अगर शुगर 100 ग्राम ग्लूकोज पिलाया 180 से ज़्यादा होगी तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। एक फास्टिंग वाली वैल्यू हमारा ज़्यादा होगी, एक ये होगी, 2 वैल्यूज़ मिल गई। अब बाज़ लोगों की फास्टिंग ज़्यादा आ गई 92 से ज़्यादा, लेकिन 1 आवर वाली आ गई 160। ठीक है, वो फास्टिंग पिलाने से पहले की थी? हाँ जी, पिलाने से पहले करनी है हमने। जो जीरो फास्टिंग है, जो ज़ीरो के ऊपर है, वो खाली पेट करनी है हमने। वो आपको चाहिए थी 92 से कम? हाँ, 92 से कम। अब आपने लोडिंग डोज दे दिया 100 ग्राम का। 180 से ज़्यादा हो 1 घंटे बाद, अगर 160 से ज़्यादा हो 2 घंटे बाद, अच्छा, और 143 से ज़्यादा हो 3 घंटे बाद। तो ये अगर इन 4 वैल्यूज़ में से 2 वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाएं, ज़्यादा हो जाएं, तो फीमेल को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होगी। ठीक है, जो हमारे यहाँ टेस्ट यूज़ करते हैं उसे 75 ग्राम औरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, OGTT लिखते होती हैं। ये स्टैंडर्डाइज ये भी स्टैंडर्डाइज है। इसमें ये है कि इसमें फ़ीमेल फास्टिंग में आएगी, ये 1 स्टेप फार्मूला है। इसमें फ़ीमेल फास्टिंग में आएगी, उसी तरफ से रात से कुछ नहीं खाया होगा, 8 घंटे में पानी पी सकती है। हम उसका टेस्ट करेंगे, पहले फास्टिंग देखेंगे, फास्टिंग की वैल्यू नोट कर लेंगे, वो 95 से कम होनी चाहिए इसमें। ठीक है, फिर हम उसको क्या करेंगे, हम इसकी 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद देख लें। ठीक है, उसमें आपकी वैल्यूज़ जो है वो 140 से 160, ठीक है, उसके दरमियान होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसको हम डायबिटीज़ लेबल कर देंगे। ये तो डॉक्टर साहब आपने तफसील से बहुत ही अयां करके सारा तरीका बता दिया, जिसमें आपने HbA1c से चले थे, फिर OGTT पे आए, OGTT के फास्टिंग के तरीके और मुख्तलिफ 50 ग्राम, 100 ग्राम, 75 ग्राम सब बता दिया आपने। अलामात आपने फरमाया कि आप पेशाब ज़्यादा आना प्रेगनेंसी में नहीं कह सकते कि अलामत है, और भूख भी ज़्यादा प्रेगनेंसी में भी लग रही होती है, और कोई अलामत और भी जो आम तौर पे फीमेल्स में जो अलामतें आ सकती हैं, जैसे हमल के दौरान अगर वो अल्ट्रासाउंड कराती हैं जी, और उनके बच्चे का साइज़, उनकी जो तारीख है, जो प्रेगनेंसी का जो टाइमेस्टर है, उससे बड़ा बच्चा होना शुरू हो जाए। वेरी गुड। ठीक है, उसके अंदर हम उनको स्क्रीन करेंगे, सेहतमंद बच्चा है, बड़ा बच्चा हो जाए, अगर साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाए। अच्छी बात नहीं, लार्ज फॉर डेट जैसे देखें अच्छा तो होता है, लेकिन ये कि जो बेबी जो है वो अपनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ से ज़्यादा बड़ी ग्रोथ होगा तो वो उतनी ही ज़्यादा जो है उसमें पेचीदगी होने के चांसेस हो सकता है वो भी डायबिटिक हो गया हो, क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर वेट गेन होता है। ठीक है, और ये शुगर जो है वो माँ के जो है वो प्लेसेंटल तो क्रॉस करेगी और बेबी को भी जाएगी, उसने न्यूट्रिशन तो वहीं से लेनी है। ठीक है, दूसरा ये कि जो पेट में पानी होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं हम, वो अगर बढ़ जाए, अगर वो ज़्यादा बड़ा हो, उसका इंडेक्स अगर बढ़ जाए, उसके अंदर जो है वो हम सस्पेक्ट करेंगे
अगर फीमेल को बार बार यूटीआईज प्रेगनेंसी में हो रहे हो, अच्छा, यानी कि पेशाब की इन्फेक्शन होती जा रही हो, ठीक है, या इरिटेशन होती हो, ठीक है, उसके दौरान हम स्क्रीन कर लेंगे, ठीक है, उनको हम ज़रा अटेंशन के साथ देखेंगे कि इन फीमेल्स में क्या जो है वो ट्विन प्रेगनेंसी में ज़रूर देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी हम हर चीज़ बड़ी होती है, तो इसलिए हमें उसको भी रूल आउट करना ज़रूरी है। अगर वो फीमेल्स जिनके अंदर खुदा ना खासा कोई पहले हमल ज़ाया हो और उसकी कोई वजह नज़र ना आई हो, तो उसको भी हम प्रेगनेंसी के दौरान दोबारा से देखेंगे कि इसमें इसको डायबिटीज़ तो नहीं है कहीं चल रही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अगर किसी की शुगर बड़ी हो, अनकंट्रोल्ड हो, तो उसको फर्टाइल होने में या प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम्स होती हैं? प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। उसमें एक तो आपको बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो और बढ़ेगी अगर वेट गेन होगा, उसकी शुगर्स अनकंट्रोल्ड है, वज़न बढ़ेगा, उसमें प्रेगनेंसी कंसेप्शन होने के चांसेस वैसे ही कम होंगे, क्योंकि उस तरह से नॉर्मल जो है वो क्या कहते हैं फीमेल्स का जो फ्लो है मेंस्ट्रुअल वो भी डिसरप्ट होता है जब वेट गेन होता है, तो उसके दौरान जो है नॉर्मल अगर फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ ये अहम है कि वो फीमेल्स जिनकी प्रेगनेंसी तो होती है लेकिन उनका खुदा ना खासा अगर कोई हमल ज़ाया हो जाए तो उनमें भी हमें देखने की ज़रूरत होती है क्या आया इनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ तो नहीं हो जाती, या पहले से कहीं जो अंदर शुगर छुपी हुई है जो कि हमल ठहरता है तो उसमें ज़्यादा हो जाती है। तो हमने उस चीज़ को भी अच्छे तरीके से देखना होता है। फिर ये है कि प्रेगनेंसी की वजह से कोई जो है बच्चों में कोई इफ़ेक्ट तो नहीं आया, जैसे अगर किसी फीमेल के बच्चे पैदा होते हैं और उनमें खुदा ना खासा कोई ऐसी मरोसी या कोई जो है उज़्व की बीमारी आती है तो उन फीमेल्स को नेक्स्ट प्रेगनेंसी में देखना ज़रूरी है कि उनको क्या शुगर तो नहीं थी जिसकी वजह से खुदा ना खासा बच्चों को आँखों के मसाइल हो सकते हैं, शुगर बढ़ सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, बच्चा बड़ा पैदा हुआ हो, लोग कहते हैं कि बड़ा सेहतमंद है, ये है वो, प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन होगी हो फीमेल्स को, ठीक है, उसके दौरान या नॉर्मल डिलीवरी ना हुई हो, फीमेल का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है, जिसम पे सोजें ज़्यादा पड़नी शुरू हो जाए, ठीक है, और अगर खुदा ना खासा उनकी जो है पेशाब के अंदर जो है वो प्रोटीन्स आनी शुरू हो जाए, तो ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं कि जो उसको डायबिटीज़ के लिए स्क्रीन करना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में हमल के दौरान या जैसे आपने फरमाया सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में हमल के दौरान शुगर होने की शरह क्या है? देखिए, जो ग्रुप्स में है वो डिफरेंट वेरी करती है, मतलब अगर आप मतलब दुनिया के डिफरेंट रेसेस हैं उनमें वेरी है। अमेरिका के अंदर जो है वो कहते हैं कि ओवरऑल जो है वो क्या कहते हैं ओवरऑल अगर देखें तो 20% फीमेल्स, कुछ स्टडीज़ कहती हैं 6% पहले था वो इंक्रीज़ होकर 20% फीमेल दे आर बीइंग डायग्नोज एज हैविंग जेस्टेशनल डायबिटीज़, मतलब उनको हमल के दौरान शुगर होती है। पूरी दुनिया में 17% है और पाकिस्तान में भी कुछ जो स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं, शुरू में लोग 6% कहते थे, कुछ लोग 13%, कुछ लोग 15-16, तो रफली राउंड अबाउट 16-17% जो फीमेल्स हैं उनको हमल के दौरान शुगर हो जाती है, ठीक है, और ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं शरह है और ये बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि पहले 3% थी अब वो 6 हुई, फिर अब वो 13, 14, 15, 16 और 17 हो सकता है, क्योंकि स्टडीज़ हमारे यहाँ इतनी वो वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, तो हो सकता है कि इसमें कोई मिसिंग भी हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, या बाज़ फीमेल्स नोट भी नहीं करती, ठीक है, बाज़ फीमेल्स कहती हैं कोई बात नहीं ये ठीक हो जाएगा प्रेगनेंसी, लोग कहते हैं ना कि ये हमल ठीक होगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म रिस्क भी तो देखना है, बच्चे में खुदा ना खासा शुगर हो जाए हो सकती है, उसको दिल के मसाइल हो सकते हैं, ठीक है, और भी टांगों के न्यूरोलॉजिकल हो सकते हैं, ठीक है, माँ को हो सकते हैं, माँ को जैसे ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है, फिर जो है कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हो सकती है, जिस तरह आपने अभी बताया कि इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी या सी सेक्शन करना पड़ता है क्योंकि बच्चा बहुत बड़ा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसकी पेचीदगी हैं, ठीक है, और इसमें ये ज़रूरी है कि हम देखें कि हमारा जो ये एफ़र्ट है वो इसलिए है कि हम लोगों को ये आगाही दें कि इससे ये मसाइल होते हैं, ठीक है, ना सिर्फ माँ के लिए उस वक्त बल्कि बाद में भी, क्योंकि अगली हमल के दौरान भी शुगर होगी, ठीक है, ज़्यादातर चांसेस ये होंगे, और खुदा ना खासा ये ना हो कि उसको वैसे ही शुगर डेवलप हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे मुआशरे में इस वक्त पाकिस्तान में
डायबिटीज़ जो है वो भी बहुत फ़रोग़ पा रही है, बहुत फैल रही है, बहुत ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ हो रही है। ख़वातीन ख़ास तौर पे यंगर लॉट जो शादी में जा रहे हैं, अपनी फैमिली शुरू कर रहे हैं, वो किन चीज़ों का ख़्याल रखें कि उनको डायबिटीज़ ना हो या हमल के दौरान डायबिटीज़ ना हो? सबसे 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने जो है क्या कहते हैं, अगर प्रेगनेंसी में आपको लग रहा है कि ये फ़ीमेल को भी डायबिटीज़ हो सकती है या उससे पहले वो आपके पास कंसल्टेशन के लिए आए हैं, तो आप उन्हें कैसे क्या, सबसे पहले ये है कि जो वेट गेन है, अगर वेट जितना कम करेंगे उतना ही जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है, एवरेज ऑन एवरेज ये कि अपनी वो लाइफ स्टाइल को बेहतर रखें, 30 to 60 मिनट्स वॉक। ठीक है, इवन चाहे उनकी प्रेगनेंसी अभी नहीं हुई, प्रेगनेंसी शुरू हो गई है, और प्रेगनेंसी के दौरान मेंटेन रखें। जो एडीए है वो कहता है कि 30 से 60 मिनट वॉक जो है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि लाइफ स्टाइल चेंजेस, जैसे खाने में हमारे हैं शुगरली ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अपनी डाइट में अवॉइड करें। ऐसी चीज़ें लें कि जिनका शुगर का कंटेंट कम हो, और दूसरा ये कि बैलेंस डाइट के साथ चलें, यानी कि प्रोटीन्स भी लें, फ़ैट भी लें, चिकनाई भी मुनासिब मिकदार में लें, वो चिकनाई जिससे वज़न ना बढ़े। जी, ठीक है, और फिर जो है अगर कोई बैड हैबिट्स है लाइक स्मोकिंग है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनसे क्विट करें ताकि जो है वो उनका रिस्क कम हो सके। डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी मुख्तलिफ सारे जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं और जो डायबिटीज़ और जेस्टेशन यानी हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी चीज़ों को कवर किया है, सारी मालूमात फराहम की हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आप प्रोग्राम, आज के प्रोग्राम के ख़त्म होने से पहले मज़ीद बताना चाहते हैं? कुछ सिर्फ ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी फ़ैमिली के अंदर शुगर है और आपका वज़न भी बढ़ा हुआ है, शादी से पहले हो चाहे शादी के फ़ौरन बाद हो, जी, तो आपको चाहिए कि आप अपनी उस तरफ अटेंशन दें। अच्छा, क्योंकि फ़ीमेल्स जो माएँ होती हैं उन्हें आगे फैमिली रेज़ करनी है, ठीक है, फिर बच्चों का ख्याल रखना है, तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो हेल्दी हों। ठीक है, वो फिट होंगी तो वो बच्चों को आगे उनकी देखभाल कर सकती है। आपने भी जैसे कहा कि हमारे यहाँ डायबिटीज़ बहुत हो रही है, उसकी वजह यही है कि हम इतने एक्टिव लाइफ में नहीं हैं। ओके, हम जहाँ बैठे होते हैं वहीं बैठे रहते हैं। ठीक है, हमें चाहिए कि हम हर चीज़ में एतदाल पसंदी, म्याना रवि रखें, अपनी डाइट भी अच्छी रखें, और ऐसी खुराक लें कि जो कि हमारे लिए मददगार साबित हो। ये ना हो कि हमारी लाइफ को और मज़ीद ख़राब कर दें। तो अलर्ट, एक्टिवनेस होनी चाहिए और अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ से कुछ नहीं, चलो मेरा अभी 2-4 किलो वज़न बढ़ रहा है शादी के बाद, फीमेल्स कहती हैं 10 किलो बढ़ गया, तो कोई बात नहीं, शादी के बाद तो सारों का वज़न बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के बाद जो वेट गेन होता है उसकी तरफ भी ध्यान दें। अगर पहले प्रेगनेंसी में नहीं, खुदा ना खास्ता शुगर हुई, तो हम नहीं चाहते कि वो दोबारा उसकी तरफ जाए। तो टेक होम मैसेज यही होता है कि आप अलर्ट रहें, एक्टिव रहें, अपनी जो लाइफ है उसको इम्पोर्टेंस दें और अपनी हेल्थ को सबसे ऊपर रखें, क्योंकि ये एक छोटी सी बीमारी नहीं है। अगर ये होगी तो ये सारी उम्र के लिए आपके लिए पेचीदगियाँ भी पैदा करेगी और आपको मुश्किल भी होगी, और माओं के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि आप वो बच्चों को देखेंगी या अपनी दवाई लें, अपने आप को खुदा न खासा इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाती है, तो बार बार इंसुलिन लगाना हेक्टिक है। तो हर लिहाज से जो है वो उनको चाहिए कि वो एक्टिव रहें, इस मामले में अपनी एक्टिविटी को अच्छा रखें, हेल्दी डाइट लें, और अपने बच्चों को भी इस मामले में वो अच्छी देखभाल कर सकते हैं। तो ये आपने फरमाया कि प्रिवेंशन जो है वो, एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है अगर पहले हम ख्याल कर लें। डॉक्टर साहब, हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट्स हैं, ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं, जिनके पास जो जो ज़चकी से पहले विज़िट्स शुरू हो जाते हैं, वो भी डायबिटीज़ के मुतालिक बताते हैं, मगर आपके ख़्याल में ये कितना अहम है कि अगर गायनेकोलॉजिस्ट रेफ़र करे एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास, और अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसमें शुबा है या फैमिली हिस्ट्री है कि डायबिटीज़ हो सकती है, तो एक कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट के साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक विज़िट्स रखना और उसको मॉनिटर करना, क्या ये माँ और पैदा होने वाले बच्चे की सेहत के लिए बेहतर होगा? बहुत बेहतर होगा। ठीक है, उसमें सर ये बात है कि जो लोग गायनेकोलॉजिस्ट है उन्हें चाहिए कि वो अप्रीहेंसिव रहें इस बारे में कि अगर एक फ़ीमेल आ रही है, वो कह रही है कि मेरी मदर को भी शुगर है, फादर को भी है, भाई को भी शुगर हो गई है, अगरचे वो उसको शुगर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है,
और अब वो कंसीव करने जा रही है, प्रेग्नेंट होने जा रही है, तो उसको चाहिए कि वो एक तो डॉक्टर साहब को चाहिए जो फीमेल गायनोकोलॉजिस्ट उनको देख रही हो, एक तो वो खुद भी एड्रेस करे और दूसरा उसको प्रॉपर एक जगह पे रेफ़र करे ताकि वो इस बारे में मालूमात ले सके और अपने आप को बचा सके। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो जाना इलाज तो हो जाता है, लेकिन वंस आप एक दफ़ा जब किसी चीज़ के लिए जो एक्सपोज हो जाएं, ठीक है, तो उसके बाद वो आपके लिए रोकना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और मेरा भी यही मकसद है इस प्रोग्राम करने का भी कि लोगों को ये अवेयरनेस हो कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत अहम इशू है, इसकी तरफ भी ध्यान रखें और प्रॉपर अपने आप को जो है फॉरम के ऊपर चेक करवाएं, ठीक है। अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से इसके बारे में आगाही भी लें और उससे भी पूछेंगे अगर मुझे ये होता है तो मुझे कैसे आगे चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने एक्टिव लाइफस्टाइल पे बहुत ज़ोर दिया है, तो एक्टिव लाइफस्टाइल और खाने पीने में एतदाल और समझ-बूझ के खाना, आजकल जो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है उसमें स्ट्रेसर्स बहुत हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, बैठ के काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, खाना पीना जो है वो घर पे मिल जाता है, किचन में भी कई दफ़ा जाने की ज़रूरत नहीं होती और बड़े रिच फूड्स हैं और कई दफ़ा ऑयल जो हैं अब वो सैचुरेटेड ऑयल्स यूज़ हो रहे हैं, तो इन चीज़ों का भी कोई ताल्लुक़ है कि हमल में शुगर सामने आ जाए? इन चीज़ों का बिल्कुल बहुत ज़्यादा हद तक ताल्लुक़ है। जो आम रूटीन में भी अगर किसी को डायबिटीज़ होती है तो उसमें से ये है कि अगर किसी के वालिदैन को शुगर थी तो उस वक्त उसको शुगर ज़्यादा हो जाएगी जब वो आराम से बैठा रहेगा, ठीक है, मीठी चीज़ें लेगा, कोक्स लेगा। इस तरह हमारे यहाँ क्योंकि कोक बहुत कॉमन है, आप जिस घर में जाएं लोग पहले इस तरह नहीं पूछे, लोग पहले चाय ज़्यादा पिलाते थे, अब लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी ईजी है कि फ्रिज में से निकाला लोगों को। जो पाकिस्तानी कोक है, मैं आपको एग्जांपल एक देने लगा हूँ कि पाकिस्तानी जो कोक है एक गिलास के अंदर तकरीबन 16 चम्मच चीनी है, तो 16 चम्मच से 22 चम्मच तक जा सकती है। तो अगर 16 चम्मच आप चीनी ले लें, एक रोटी खाएं और एक गिलास कोक पिएं तो ये कितने हो गए? 16 चम्मच चीनी ले ली तो आपने तकरीबन 7-8 रोटियों की कैलोरीज ले ली। और इसमें जो मीठा है वो वज़न को उसने बढ़ाना है। इसके अंदर जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं वो आपकी वाटर रिटेंशन कराती हैं, उससे भी वेट बढ़ेगा, ठीक है। फिर इससे जो आपके मैदे के मसाइल तो हैं ही हैं। हमारे यहाँ लोग ये भी करते हैं कि अगर वॉमिटिंग हो रही है तो ऊपर से 7 अप पिला देते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक एसिड पहले ज़्यादा है, आप ऊपर से फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक दे रहे हैं, तो वो एसिडिक इन नेचर है और वो आपको तंग करेगा। डॉक्टर साहब, ये प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो ये रुझान होता है भाई खालिस क्यों खाओ, और फिर बाद में जब ज़चकी हो जाती है, प्यूरपीरियम का पीरियड होता है, ज़चकी के बाद का जो पीरियड होता है 30-40 डेज़, उनमें भी कहते हैं चंगी सेहत वापस बढ़ाओ, दूध पियो, दही खाओ, क्यों खाओ, खालिस क्यों खाओ, बल्कि डीक ला के पियो। यानी कि जस्ट टू से दैट अब तो लड़कियां कहीं पीती भी नहीं, और पहले भी कई लड़कियां दूध नहीं पीती आम जिंदगी में। तो मुझे ये फरमाइएगा कि ये जो एक्टिव लाइफस्टाइल है जिसमें कितनी वॉक करें, कितनी एक्सरसाइज करें, और क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे याद पड़ता है कुछ क्लासेस होती थी, लमास क्लासेस या इस किस्म की क्लासेस, ताकि और लड़कियां जो हैं जो प्रेग्नेंट भी हैं, ख़वातीन, उनका एक एक्टिव लाइफस्टाइल हो, उनको ज़चकी में भी आसानी हो और उनको हमल में भी आसानी हो। रिकमेंडेड ये कि 30 मिनट्स वॉक तो डेली करें, 60 मिनट्स तक कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ लोग ये होता है कि अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है और उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी, वो कहते हैं सीढ़ियाँ भी नहीं चलना, अच्छा, ठीक है। ये वो तो कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो, गायनेकोलॉजिस्ट कहे। आम रूटीन में भी लोग बड़े अप्रीहेंसिव होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि नहीं आराम से बैठो, खाना टेबल, तो नॉर्मल लाइफस्टाइल होना चाहिए। अच्छा। अमेरिकन जो एक टेनिस प्लेयर थी लिंडसे डेवनपोर्ट, शी प्लेड US ओपन फाइनल व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, है, ठीक है। तो इसलिए कि बिकॉज शी वाज एक्टिव, ठीक है, वो प्लेयर्स ही आप बहुत सारी देखें, फीमेल्स स्विमिंग करती हैं, तैराकी के मुकाबलों में लेती हैं, दे आर हैविंग कैरिंग अ प्रेगनेंसी। तो स्विमिंग से प्रेगनेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, उससे मसल डायलेशन होती है, बल्कि इट हेल्पफुल इन द नॉर्मल डिलीवरी, स्टडीज़ के अंदर आया। तो इसलिए एक्टिविटी लेवल, हाँ आप हेल्दी डाइट लें अगर आप प्रोटीन लेना है, लेकिन उतना ही एक्टिव भी रहना, आपने लेटे नहीं रहना। मतलब अगर आपने पुराने ज़माने में तो आप देखेंगे औरतें इसलिए भी ज़्यादा एक्टिव होती थी कि लोगों के बच्चों की शरह ज़्यादा होती थी, दे आर कॉन्टिन्यूसली वर्किंग, जब सुबह से उठती हैं, पहले जो बच्चे थे उनका ख्याल रखना होता, उनका ख्याल रखना। अब हमारे यहाँ ये होता है कि बेड बच्चे 1-2 होते हैं, हाँ फिर उसके बाद सुबह जो है वो मॉर्निंग टी बेड पे, रात वाली टी बेड पे, ठीक है, रात का खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाना,
टाइम पे डाइट को ना लेना, उसको मैनेजमेंट ना करना, ये सारी चीज़ें जो है वो एनहांस करती हैं। और स्पेशली जो फास्ट फूड्स वगैरह हैं और इनके साथ जो ड्रिंक्स, स्पेशली मैंने आपको पहले भी बताया सर, ये ड्रिंक्स जो हैं वो उनमें बहुत हाई कंटेंट ऑफ शुगर होता है, हाई कंटेंट। और ये जो हमारे आर्टिफिशियल जूसेस, आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड थिंग्स हैं, जैसे ये हमारे टैंग्स हैं, ये दे आर ऑल कंटेन रिच शुगर्स। और ये जो शुगर्स हैं ये वो वाली नहीं है कि ये रिफाइंड शुगर्स होती हैं, जो मुख्तलिफ केमिकल्स भी हैं और वो सब कुछ मिला के दिया होता है, तो दे आर वेरी टॉक्सिक एंड हार्मफुल टू द बॉडी, और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि आप स्लो होते जाएंगे। जैसे शुगर ज़्यादा होगी आप स्लो होते जाएंगे, आपकी एक्टिविटी लेवल उतना ही कम होगा। और मरीज़ ये कहते होते हैं कि डॉक्टर साहब देखें मेरी शुगर हाई है और मुझसे हिला नहीं जाता, तो मैं शुगर कैसे कम करूं? तो जब तक आप अपनी बॉडी को हैबिट नहीं बनाएंगे, उसे आदत नहीं डालेंगे, उसको बताएंगे नहीं कि आपने ये काम करना है, ठीक है, उस वक्त तक उसका कोई फ़ायदा नहीं। चीनी न लें, मैदा न लें और मसनूई चीज़ें न खाएं, ज़्यादा चिकनी तली हुई चीज़ें डीप फ्राइड न लें, और हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, हेल्दी डाइट रखें, नींद पूरी रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, वॉक शॉक करें, एक्सरसाइज करें। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन पूछने लगा हूँ आज के प्रोग्राम का। अब सामने आ गया कि एक फ़लाँ को डायबिटीज़ हमल के दौरान निकल आई है, कौन सी अद्वियात हैं या क्या आपका क्या होगा? पहले कोई लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, कोई गोलियां देंगे, इंसुलिन देंगे? और याद रहे कि इंसुलिन के मुतालिक ये भी ख्याल है कि ये एक दफ़ा नशे की तरह अगर लग गई तो फिर ये छुटती नहीं, काफिर टीका लगा हुआ। हाँ इसमें यह कि हम इंशाल्लाह एक दो प्रोग्राम इसके ऊपर भी करेंगे, हाउ टू मैनेज जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसकी जो मेन स्टे ऑफ थेरेपी है वो तो इंसुलिन है इसके अंदर। और ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूँ कि ज़रूरी नहीं कि अगर प्रेगनेंसी में इंसुलिन लगाई है तो प्रेगनेंसी के बाद भी इंसुलिन जारी रहेगी, ऐसा नहीं होता। काफ़ी सारी फीमेल्स हैं वो इंसुलिन लगाती है प्रेगनेंसी के दौरान, और बाद में उनको अगर डायबिटीज़ उनकी नहीं होती, उनकी शुगर नॉर्मल रहनी शुरू हो जाती है, वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर ली, तो वो कोई दवाई या ज़रूर नहीं। इसके अलावा जो दवाई लिखी गई वो मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज जो हमारे यहाँ दी जाती है, लेकिन उसका रोल कम है, उससे कम जो है वो शुगर कंट्रोल होती है। उसका एक एडिड एडवांटेज ये होता है कि उससे वज़न कम होता है, जो है वो सेफ़ है। इसके अलावा एक और दवाई वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, वो ग्लाइब्यूराइड है। जैसे हम गैट्रल ग्लीमीपेराइड नहीं लोगों को देते थे, डाइनल टाइप, उसी ग्रुप से है वो, लेकिन वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, वो भी सेफ़ है प्रेगनेंसी के दौरान। तो माँ या बच्चे के ऊपर जो फीटस है या उसके ऊपर कोई बुरे असरात नहीं, कोई हार्मफुल ऐसे इफेक्ट कोई स्टडीज़ में नहीं है। वो हम इंशाल्लाह ताला आगे एक आधा प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम बताएंगे कौन सी इंसुलिन सेफ़ है, कौन सी इंसुलिन नहीं दी जाती, किस लिए नहीं दी जाती, और इंसुलिन को कैसे टाइट्रेट करना है। डॉक्टर नवीद शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें बहुत थोड़े वक्त में कॉम्प्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन आपने दी, बहुत मेहरबानी। ख़वातीन हज़रात, आज का प्रोग्राम हमल के दौरान जब ज़ियाबीतस सामने आ जाए सेकंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में, हमें बता रहे थे कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीद शहजाद। ये सिलसिला यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ के मुतालिक मज़ीद बातचीत हम जारी रखेंगे और डॉक्टर नवीद शहजाद से जानेंगे कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये सिचुएशन अगर किसी की आ जाए तो गोलियां कैसे लेनी है, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन क्या करनी है, इंसुलिन कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है। इंसुलिन की एक वाइड वैरायटी मौजूद है, कुछ जो है छोटी मुद्दत की इंसुलिन्स हैं, कुछ दरमियानी मुद्दत की इंसुलिन्स हैं, कुछ लंबी मुद्दत की इंसुलिन्स हैं, कोई इंसुलिन में एनालॉग्स कहलाती हैं, कोई जो है वो कन्वेंशनल इंसुलिन्स हैं। ये सारा गोरख धंधा कैसे हम चला सकते हैं, और क्या मरीज़ों के लिए इसमें कुछ आसानियां हैं या बहुत पेचीदगियां हैं, या जो पेचीदगी इसको समझने में है और इसको इस्तेमाल करने में है, इसको ना इस्तेमाल करने से जो माँ और बच्चे के लिए पेचीदगियाँ पैदा होती हैं जो लाइफ लॉन्ग हो सकती हैं, दोनों का वे और बैलेंस, तवाज़ुन क्या है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और तमाम मुश्किलात से दूर रखे। अल्लाह हाफ़िज़।